इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम अपने नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन के साथ करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो केमिकल चेन से एसोसिएट होती हैं। अब यहाँ बच्चों नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, या लोअर क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज तभी होता है जब कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेन से रिलेटेड होंगी वो सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कार्बन की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कार्बन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो इसी कैटेगरी में अगर हम देखें तो कार्बन कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, जो कि आपके सिलेबस में है। अब इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम वन बाय वन इसको समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन क्या होता है? कंबशन मीन्स होता है बर्न करना, बर्न होना। तो कंबशन रिएक्शन क्या हुई? कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो combustion reaction is a reaction in which carbon burns in the presence of oxygen to form carbon dioxide and large amount of light and heat is produced. The reaction is called combustion reaction. तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर मीथेन लिया है, CH4, जो कि आप जानते ही हम मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अलॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। अब बच्चों यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग है ये आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हो, फिर भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है तो 1 आ गया। हाइड्रोजन कितने 4 हैं तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम कंप्लीट हो गए। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पहले 2 थे, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कंप्लीट होने के बाद 2 हो गए और यहाँ भी 2, तो 4 हो गए। तो 4 को कंप्लीट करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड में क्या लगा दिया? रिएक्टेंट साइड में 2 लगा दिया, तो इससे ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह हम एक और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जहाँ पर मैंने लिया है इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर बच्चों आपने ये तो जाना कि कंबशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है? तो याद रखना है आपको बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में बर्न किया जाता है तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं विद लॉट्स ऑफ स्मोक, जिसे हम सूट कहते हैं। सूट अनबर्न कार्बन होगा। इसको कैसे समझेंगे? इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि चूल्हे पे खाना बनता है। उस खाना जब बनता है तो खाना बनने के बाद जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में वो खाना बनाया जाता है, उसकी तली पर, उसके बॉटम में एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, उस परत आ जाती है। उस परत को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या आ गया? वहाँ पे सूट आ गया। सूट मतलब वो अनबर्न्ड कार्बन वहाँ डिपॉजिट हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट कंबशन देते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कंटेंट हाइड्रोजन कंटेंट से ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बन जो होता है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता, और बर्न नहीं होने के कारण वो एक ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूट। तो सूट यहाँ पर क्या है? जो सूट डिपॉजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनबर्न्ड कार्बन। तो ये बच्चों पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ सूट, तो आप क्या बताओगे कि सूट डिपॉजिट इज़ कॉल्ड अनबर्न्ड कार्बन।
अब यहाँ पर अगर हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ पर लिया है, ये इथाइन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इथाइन का जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जब हम इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इनका मिक्सचर जो होता है वो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इथाइन के अगर ऑक्सीजन के इंस्टेड मतलब ऑक्सीजन की जगह पर अगर हम एयर में मिक्सचर बनाते हैं तो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर वेल्डिंग, ये आपको पता चल गया इस रिएक्शन से, लेकिन मिक्सचर ऑफ एयर इज़ नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग। व्हाई? ये क्वेश्चन आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। अब बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इथाइन क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द एक्सेस ऑफ एयर, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं विद लॉट्स ऑफ स्मोक। और ये जो लॉट्स ऑफ स्मोक होती है वो क्या होता है, सूट, और ये जो सूट डिपॉजिट हो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन। और ये अनबर्न्ड कार्बन क्यों होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब एक्सेस ऑफ एयर में बर्न किया जाता है तो उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण ये क्या करते हैं, जो वेल्डिंग पर्पस के लिए लो टेम्परेचर हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर होने के कारण जो अमाउंट ऑफ हीट वेल्डिंग पर्पस के लिए रिक्वायर होती है वो अटेन नहीं हो पाती है। बच्चों अब हमारी सेकेंड केमिकल कार्बन की सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ये आप चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन हो जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन का गेन होगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो ऐसे इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो गई, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन पर इथेनॉल का कन्वर्जन किस में हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। ये इथेनोइक एसिड है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर एल्केलाइन KMnO4 एसिड या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनको जब हम इनकी प्रेजेंस में जब इथेनॉल को बर्न करते हैं, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। इन कहने का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने में कैपेबल बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी बोर्ड में पूछ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन। कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आप कैसे बताओगे। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे होगे कि जब इथेनॉल है इसमें आप ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर इथेनोइक एसिड में देखें तो ऑक्सीजन की नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है कि इथेनॉल में तो एक ऑक्सीजन एटम है और इथेनोइक एसिड में एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम अटैच हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में कन्वर्जन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आपको बोर्ड में ऐसे भी पूछा जाता है 1 मार्क में कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम एनी 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है। तो आप क्या बताओगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं
विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। इट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो अदर सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने में कैपेबल बनाते हैं उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पर कि एल्केलाइन KMnO4 मीन्स एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो वो इसके एग्जाम्पल हैं। बच्चों, अब हम कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तीसरे टाइप की रिएक्शन को देखेंगे जो कि है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम इसको चलिए अब इसको हम समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन होती क्या है इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। तो एडिशन रिएक्शन is the reaction which involves the addition of two reactant to form a single product। कहने का मतलब है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में एडिशन करते हैं, जोड़े जाते हैं, तो उससे एक सिंगल सब्सटेंस का मीन सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। आप ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो राइट साइड में लिखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिएक्शन में जो ये CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस H2 है, इतना पूरा जो है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और CS3 क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल as a catalyst to form saturated compound is an example of addition reaction। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं which increase the speed of chemical reaction without being used up। कहने का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो खुद यूज़ हुए बिना किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, PT मीन्स प्लेटिनम भी हो सकता है, PD मीन्स पैलेडियम भी हो सकता है। तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट रिएक्ट किए जाते हैं, एडिशन करते हैं, तो उससे एक सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर R जो लिखा हुआ है वो कोई एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और एल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मिथाइल हो चाहे इथाइल हो। अब बच्चों, ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और ये रिएक्शन निकेल एज ए कैटलिस्ट मीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है कि इस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इथीन हाइड्रोजन को ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल क्या बनाता है, इथेन। इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है, इस हाइड्रोजन के साथ, और एक दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये एक हाइड्रोजन अटैच करने के बाद CH3 फिर बॉन्ड लगा है, फिर क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है तो CH3। तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो अब आपको बोर्ड क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेम द प्रोसेस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू द वेजिटेबल घी। ऐसी प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदला जाता है। तो वो प्रोसेस कौन सी है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का एक इंडस्ट्रियल यूज़ बताओ। ये बोर्ड क्लास में आ चुका है क्वेश्चन। तो उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल जिसमें एक अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है और वेजिटेबल घी जिसमें सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। बच्चों, अब हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
A reaction which involves the direct replacement of an atom or a group of atom by another atom or group of atom without any change in the rest of the molecule। कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता है। अब इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट क्लोरीन वेरी रैपिडली रिएक्ट्स विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब है कि सनलाइट और हीट की प्रेजेंस में क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ बहुत ही तेज़ी से बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करता है और एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीथेन के केस में मीथेन में हाइड्रोजन के चार एटम्स हैं। अब ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो क्या बना लेगा, क्लोरोमीथेन। और ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक कि जो है चारों हाइड्रोजन एटम इस रेस्ट ऑफ द इस मॉलिक्यूल से रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मीथेन पर अटैक करेगा या मीथेन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा, CH3Cl। अब इसी को हम इस तरह से मैकेनिज़्म होती है कि CH3Cl फिर क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल CH3Cl से अटैच करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम थे, वो अब क्या हो जाएंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वो क्या बना लेंगे, CH2, और इसके साथ एक Cl अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2Cl, जिसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर Cl के 2 एटम्स अटैच हैं इसलिए हम बोलेंगे डाई क्लोरो और मीथेन। इसी तरह से ये डाइक्लोरोमीथेन के ऊपर जब क्लोरीन का तीसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा या रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है इस डाइक्लोरोमीथेन में, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसके जगह पे क्या जाएगा, Cl। तो ये क्या हो जाएंगे, Cl2 थे यहाँ, Cl के 2 एटम से अब क्या हो जाएंगे 3, और ये क्या बन जाएगा, अगर 3 एटम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई। तो ये इसका नेम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इस ट्राइक्लोरोमीथेन पर फिर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो 4th हाइड्रोजन एटम था वो रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन का एटम्स अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, CCl4। 4 के लिए हम टेट्रा बोलते हैं तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मीथेन जो है वो एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जिसकी सीरीज़ बनती जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ वो एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ पर एटम है हाइड्रोजन एटम, वो एक अनदर एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। और ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि पूरे हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं कर दिए जाते। बच्चों, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन पर रिएक्ट करता है तो उसका एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है क्लोरोमीथेन। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन जब इस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पर रिएक्ट करेगा तो उसका जो है CH2Cl2 मीन्स सेकंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से जब ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा तब क्या बना, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम कहेंगे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसी तरह से चौथा वाला जो बनेगा उसे हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। कहने का मतलब है कि इसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते जाते हैं और ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तब तक बनते रहेंगे जब तक कि चारों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर दिए जाते हैं।